नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रबोध और आप देख रहे हैं द रिवीलिंग इंडिया। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि जीते जी को मांड नहीं और मरे को खांड। इसका मतलब ये है कि आप जीते जी आपको कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मरने के बाद सभी आपको पूछने लगते हैं। लेकिन मैं आज जिसकी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, इनके साथ तो उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। इनको ना ही जीते जी किसी की पूछ मिलती है और ना ही मरने के बाद इनके स्मृति का कोई मोल दिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बटुकेश्वर दत्त की, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली के सांसद में भगत सिंह के साथ मिलकर बॉम्बिंग की थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 18 नवंबर 1910 में होती है, जहाँ पे बंगाल के बर्दवान ज़िले में इनका जन्म होता है। और 1924 में पढ़ाई के दौरान, शिक्षा दीक्षा के दौरान इनकी मुलाकात कानपुर में सरदार भगत सिंह के साथ होती है, जहाँ पे वो एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा भी बनते हैं। और भगत सिंह की बातों से प्रभावित होकर ही इन्होंने क्रांतिकारी संगठन में हिस्सा लिया रहता है। क्रांतिकारियों ने मिलकर आगरा में एक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बनाई रहती है, जहाँ पे बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ और भी सारे क्रांतिकारी बॉम्ब बनाना सीखते हैं और इनकी काफ़ी अहम भूमिका भी इसमें रहती है। और 8 अप्रैल 1929 में ये भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के असेंबली में सांसद में बॉम्बिंग करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि ब्रिटिशर्स मिलके 2 बिल पास कराते हैं, जिसका नाम रहता है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये जो 2 बिल रहते हैं, इनका मेन रीज़न ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ज़्यादा अधिकार देना। और ये ब्रिटिशर्स बिल पास करते हैं, जिनका विरोध करते हुए बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह दोनों मिलके 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली के सांसद में बॉम्बिंग करते हैं। और वो दोनों ही वहाँ से भागते नहीं हैं और वो स्वेच्छा से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है, जो सुन के बटुकेश्वर दत्त काफ़ी नाराज़ और दुखी भी होते हैं कि इनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई। और ये सुनकर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को एक ख़त भी लिखते हैं, जिनमें उन्होंने ये लिखा रहता है कि आपको दुनिया को ये दिखाना है कि क्रांतिकारी न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए मर सकते हैं, बल्कि जिंदा रहकर जेल के किसी भी काली कोठरी में रहकर उनका हर अत्याचार भी सह सकते हैं। और इनकी बातों से प्रभावित होकर बटुकेश्वर दत्त ये मान्य करते हैं और उनको काला पानी की सज़ा होती है, जिसमें उनको अंडमान के सेलुलर जेल में शिफ्ट किया जाता है। साल 1937 में बांकेपुर सेंट्रल जेल ऑफ पटना में इनको शिफ्ट किया जाता है और 1938 में इनकी रिहाई हो जाती है। काला पानी के सज़ा के दौरान इनको टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसमें ये मरते मरते बचते हैं। और फिर जब 1938 में इनकी रिहाई हो जाती है, तभी कुछ समय बाद गांधी जी के आंदोलन में ये वापस से कूद पड़ते हैं और इन्हें वापस से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें इनकी रिहाई 4 साल के बाद होती है। करीब 1945 में इनकी फिर से रिहाई हो जाती है। उसके बाद सन 1947 में भारत आज़ाद भी हो जाता है और 1947 में ही नवंबर में बटुकेश्वर दत्त शादी भी कर लेते हैं और पटना में ही रहने लगते हैं। लेकिन इनके जीवन का संघर्ष जारी रहता है, कभी सिगरेट कंपनी एजेंट बनके तो कभी टूरिस्ट गाइड बनके ये पटना की धूल झाँकते रहते हैं। बाद में ये बताया जाता है कि पटना में बस परमिट के लिए एक आवेदन हो रहा रहता है और इस आवेदन में बटुकेश्वर दत्त भी अप्लाई करते हैं। और जब कमिश्नर के सामने पेशी होने वाली रहती है, तो कमिश्नर इनके स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण भी मांगता है। हालांकि बाद में चलकर जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बात पता चलती है, तो कमिश्नर उनसे फिर माफ़ी भी मांगते हैं। और फिर 1964 में बटुकेश्वर दत्त जी अचानक से काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट रहते हैं। बाद में उनके मित्र चमनलाल आज़ाद जी एक ख़त लिखते हैं और उस खत में उन्होंने ये लिखा रहता है कि क्या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमारे देश में जन्म लेना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों पे खेल के भारत को आज़ाद दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है, और वो इस तरीके से आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है जिसके कोई पूछ भी नहीं रहा। और ये खत पढ़ने के बाद सत्ता के गलियारों में काफ़ी हलचल मचती है और तभी उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर जी चमनलाल आज़ाद से मिलने आते हैं
और फिर उस समय बिहार गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव होती है, लेकिन उस समय तक उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है, इसलिए उनको 22 नवंबर 1964 को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है और दिल्ली में वो सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। और फिर बाद में ये पता चलता है कि उनको कैंसर है और दिन पर दिन उनकी हालत और भी ख़राब होती जाती है। और इसी बीच पंजाब के सीएम राम किशन उनसे मिलने आते हैं और वो एक अपनी छलछलाती आंखों से सिर्फ उनसे इतना विनती करते हैं कि उनकी समाधि को उनके मित्र भगत सिंह के बगल में ही बनाई जाए और यही उनकी अंतिम इच्छा रहती है। और 17 जुलाई 1965 को वो कोमा में चले जाते हैं और 20 जुलाई 1965 को रात में 1:50 पर उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। और क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा रहती है तो उनका जो समाधि रहता है उसको आज भी हुसैनीवाला में, पंजाब के हुसैनीवाला में भगत सिंह के समाधि के बगल में ही रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये एक ऐसे शख्स रहे थे, हमारे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे जिनको ना ही जीते जी कोई पूछ मिली थी और ना ही मरने के बाद इनकी स्मृति का कोई मोल दिखता है। तो हुसैनीवाला पंजाब में सरदार भगत सिंह के समाधि के बगल में ही बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप कभी वहाँ जाएं तो बटुकेश्वर दत्त की समाधि को भी उतना ही इज्जत और सम्मान दें जितना हम एक सरदार भगत सिंह की समाधि को देते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान को ये बात पता ही नहीं है कि हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। भगत सिंह के बगल में उनकी समाधि होने के बावजूद आज भी कोई भी नेता या कोई भी नॉर्मल इंसान जाता है तो भी उनको लोग जानते ही नहीं है कि उनकी लोग समाधि के सामने कुछ पूजा करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो लोगों के पास ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर पुरुष रह चुके हैं। तो अगर हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, और तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज़ प्रबुद्ध एंड जय हिंद।